Hello everyone, this is Hamid Khan, full time learner and लाइफ टाइम टीचर। आज मैं आप लोगों के लिए अकाउंट्स का बेसिक्स लेकर के आया हूं, जिसको मैंने एक नाम दिया है, जिसका नाम है कॉर्नर स्टोन। नो कॉर्नर स्टोन किन के लिए इंपॉर्टेंट है? वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया है, 11th में गए हैं, या जिन्होंने फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन में बीकॉम में अकाउंट्स लिया है, जिनका बीबीए में अकाउंट्स है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं पर उन्हें बेसिक्स में इश्यूज है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द कॉर्नर स्टोन। सो हम लोग कॉर्नर स्टोन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो कॉर्नर स्टोन क्या है? व्हाट इज कॉर्नर स्टोन? सो यहां पर जैसे आप लोगों को एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये जो एक फिगर दिख रहा है, ये एक बिल्डिंग है। जब कभी भी अपने एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के लिए, एक अच्छी मजबूत बिल्डिंग बनने के लिए, जितनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? उसका बेस। बिल्डिंग का बेस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग बनती है। सो व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच स्ट्रॉन्गर द बेस इज। उस बिल्डिंग का बेस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी। नाउ इसका यहां पर क्या रिलेवेंस? आप सोच रहे होंगे इसका यहां रिलेवेंस क्या है? तो इसका रिलेवेंस ये है कि अगर आप अपना बेस, अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, अकाउंटिंग को समझना चाहते हैं और एक्सेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अकाउंट्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले आपको, तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है, ये सारा जो पार्ट है, दिस इज द बेस ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें आएंगी। उसी तरीके से अकाउंट्स में आपको बहुत अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने होंगे, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने होंगे। जैसे यहां पर देखिए, रूफ है, सीलिंग्स है, ठीक है, कॉलम्स है, पिलर्स है, डोर्स है, विंडो है, ये ऊपर का पार्ट है। बट इन सब पार्ट्स को बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया गया? इन सब पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले इसके बेस बनाए गए हैं, तब जाकर के ये पूरा बिल्डिंग बन पाया। तो बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉर्नर स्टोन का जो मीनिंग होता है, अब यहां पर जो वर्ड है ना हमारा कॉर्नर स्टोन, इसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है नींव का ईंट। द कॉर्नर स्टोन का हिंदी वर्ड है नींव का ईंट, मतलब आपकी नींव बनाई जा रही है। तो इस पूरे टॉपिक में जो आज मैं इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूं, इसमें आपके बेस पर ही काम किया जाएगा। अगर जिसने भी इस पूरे टॉपिक को ठीक से कवर किया और उन बातों को समझा, तो आपकी मोस्टली 50% से ऊपर प्रॉब्लम्स जो हैं अकाउंट्स को समझने की, वो खत्म हो जाएंगी। द कॉर्नर स्टोन इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द बेस इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेस बनाने के लिए ही मैंने ये टॉपिक का नाम रखा है, और उसमें वही सारी बातें यहां पर आपको बताई जाएंगी जो आपसे, आपके बेसिक्स से रिलेटेड है। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग द टॉपिक, देन कंप्लीट अकाउंटिंग सब्जेक्ट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो अगर आपने इसे समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपके अकाउंट्स का मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इवन इसके बाद का जितना भी टॉपिक्स होता है ना, सब इसी के बेस पर होता है। जितने जो भी पार्ट आप यहां पढ़ेंगे, इसके बेस पर ही आप इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। लेट्स स्टार्ट विद फ्यू कॉन्सेप्ट फर्स्ट। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो अकाउंट्स बनाते समय, अकाउंटिंग पढ़ते समय आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट जो पार्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका नाम क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो एक चीज याद रखिएगा, बिजनेस में दो लोग होते हैं, किसी भी एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। और ये क्यों बोला गया, क्यों उसको सेपरेट रखा गया है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को सेपरेट क्यों रखा गया है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्योंकि अकाउंटिंग में ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, business is treated as a unit separate and distinct from its owner, creditor, managers and others. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बिजनेस को कैसे ट्रीट किया जाता है?
यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, एक ऐसा यूनिट जो अपने ओनर से सेपरेट है और डिस्टिंक्ट है, मतलब ओनर अलग है और बिजनेस एक अलग पर्सन माना जाता है। तो अब आपको बात आ रहा होगा कि पर्सन पर्सन तो लिविंग पर्सन होते हैं, तो नहीं, सिर्फ लिविंग पर्सन नहीं होते हैं, क्योंकि सिंस यू ऑल आर इन कॉमर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक और आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं, जिसको कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोला जाता है। तो बिजनेस को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है जो अपने ओनर, क्रेडिटर और मैनेजर से सेपरेट है। ये होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अदर वर्ड्स में और भी सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो क्या बोला जाएगा, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। जो ओनर है बिजनेस का, उसे क्या कंसिडर किया जाता है, क्या माना जाता है, distinct and separate from the business he owns. Business unit should have a completely separate set of books. तो बिजनेस यूनिट्स जो होते हैं, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ेगा। एंड वी हैव टू रिकॉर्ड, ध्यान देना इस बात को, बहुत ही हमेशा याद रखना, वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर। तो यहां पर ये जो पार्ट है ना, फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मत रिकॉर्ड करना। तो जब कभी भी तुम्हें कोई ट्रांजेक्शन दिखेगा, अब ट्रांजेक्शन क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, इस बारे में आप सोच रहे होंगे कि क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो इसके बारे में हम लोग अभी बस इस टॉपिक के बाद ही पढ़ेंगे, तो घबराइए नहीं, हम लोग अभी देखने जा रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, उससे पहले इसे कवर कर लें। प्रोप्राइटर के व्यू से कभी भी रिकॉर्ड मत करना किसी भी ट्रांजेक्शन को ना, प्रोप्राइटर को, ओनर्स को बेसिकली बिजनेस टर्म में प्रोप्राइटर भी बोला जाता है। ओनर्स जो कि बिजनेसमैन है, बीइंग सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि उसे क्या माना गया, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम, उन्होंने जो पैसे लगाए हैं बिजनेस के अंदर, इज शोन एज लाइबिलिटी, उसे लाइबिलिटी की तरह दिखाया जाता है। अब यहां पर भी एक वर्ड, नया वर्ड आप लोगों के लिए आया होगा, लाइबिलिटी, इससे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखिएगा कि जो अमाउंट बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, उसे बिजनेस अपने पास लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करता है, और उस लायबिलिटी का एक स्पेसिफिक नेम भी है, उस लायबिलिटी का एक स्पेसिफिक नेम है कैपिटल, उसका नाम क्या है, कैपिटल, जो वो बिजनेस में लगाता है। और अगर बिजनेसमैन ने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, हमेशा के लिए निकाल लिए, कुछ पर्सनल काम के लिए, फॉर पर्सनल यूज, बिजनेसमैन ने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, तो वहां पर क्या होगा, उसे एक स्पेसिफिक नाम से बताएंगे, वो वर्ड क्या है, उसका नाम है ड्रॉइंग्स। अगर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज याद रखिएगा, खुद के पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं, बिजनेस यूज के लिए अगर वो पैसे विड्रॉ कर रहा है, दैट इज फॉर बिजनेस पर्पस, उसका अकाउंटिंग अलग होगा। बट अगर उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो उसे ड्रॉइंग्स बोलेंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर बिजनेसमैन ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर, क्योंकि दोनों अलग अलग माने जाते हैं, इसीलिए बिजनेस अपने ओनर के उस इन्वेस्टमेंट को किस नाम से बुलाएगा, कैपिटल नाम से बुलाएगा, और उसे किस कैटेगरी में रखेगा, लाइबिलिटीज के कैटेगरी में रखेगा। और अगर बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे निकाल लिए तो उसे ड्रॉइंग्स बोला जाएगा। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम लोग आगे देखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन? अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसा एक्टिविटी है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात आती है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर आपके लिए एक नया वर्ड यहां पर आ गया होगा कि ट्रांजैक्शन, तो चलिए आप लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ रहे हैं, पर बिजनेस ट्रांजैक्शन को बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो याद रखिएगा, मनी रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी अगर बिजनेस के अंदर हो रही है, बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको बता रहा हूं ताकि आप इससे समझ सकें। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहां पर मनी का
लेन देन होगा, पैसे का लेन देन करके अगर कोई एक्टिविटी की जा रही है, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी, तो वो सारी एक्टिविटी बिजनेस के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस मानी जाएंगी। इन अदर वर्ड्स, any activity of business which we can measure in term of money, बिजनेस का कोई भी एक्टिविटी जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, बिजनेस ने कोई भी काम किया और उस काम को हम मनी में मेजर कर सकते हैं कि ये कितने वैल्यू का, मनी में कितने वैल्यू का काम हुआ है, तो उसे हम लोग बिजनेस के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बिजनेस के अंदर? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अब तक हमने कॉर्नरस्टोन में दो टॉपिक पढ़ा, एक था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और दूसरा था बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट है, अकाउंटिंग हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। बिजनेसमैन जो पैसे इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर उसे कैपिटल माना जाता है और वो लायबिलिटी कैटेगरी का है, और अगर बिजनेसमैन पैसे विड्रॉ कर लेता है परमानेंटली तो वो ड्रॉइंग के नाम से जाना जाता है। और फिर मैंने आपको बताया बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब मनी रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी अगर की गई है बिजनेस की, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। और हमें हमेशा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना होगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है? So as per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for long period in the future. Going concern, जैसे इसका वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो चलता जाएगा, तो बिजनेस को क्या अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक रहेगा इन फ्यूचर। बिजनेस कब तक रहेगा, कब तक एग्जिस्ट करेगा? लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर। ऐसा फ्यूचर जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, सपोज हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लेते हैं, जिसको धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था, और वो आज उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी चला रहे हैं। धीरू भाई अंबानी को भी ये नहीं पता था कि वो कब तक उनका बिजनेस रहेगा, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो धीरू भाई अंबानी नहीं रहे, गुजर चुके, पर फिर भी उनका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो बिजनेस जब कोई भी स्टार्ट करता है ना, तो अनफोर्सिएबल फ्यूचर, ऐसा फ्यूचर जो वो देख भी नहीं सकता, उस फ्यूचर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यही बोल रहा है कि क्या वहां पे अजम्पशन लेंगे, हम लोग मान लेंगे कि बिजनेस एग्जिस्ट करेगा लॉन्ग टाइम तक इन फ्यूचर में। द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट इट इज अ कंटिन्यूइंग इंटरप्राइज। और किस अजम्पशन पे मान करके हम लोग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कि ये एक कंटिन्यूइंग इंटरप्राइज है, ये इंटरप्राइज आगे काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो ये था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। पर ये मैंने आपको एक्चुअली क्यों बताया, अब इस लाइन पर देखते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे दो एक्सपेंडिचर में हमें डिफरेंस दिखाया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ना अब फिर से कुछ वर्ड नए आए आपके लिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो पहले ऊपर का पार्ट समझो। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ही वो रीजन है जिसके वजह से डिफरेंस बनाया गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक अलग तरीके का एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक अलग तरीके का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये माना जाता था कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तुरंत से आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये सोच करके कोई स्टार्ट नहीं करता कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ या आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 4 इयर्स बिजनेस बंद कर देंगे। काफी लाइफ टाइम तक के लिए वो एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे हम लोग जो एक्सपेंसेस करते हैं ना, एक्सपेंसेस कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिससे मिलने वाला बेनिफिट, आपने अगर कुछ खर्च किया तो आप खर्च क्यों करते हो? ताकि आपको उससे कुछ बेनिफिट मिले। कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो बहुत कम टाइम पर खत्म हो जाते हैं और कुछ
खर्चे ऐसे होते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनसे मिलने वाला बेनिफिट काफी लंबे टाइम तक मिलता रहता है। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट पर आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। दोनों ही एक्सपेंडिचर है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, दोनों ही एक्सपेंडिचर है, बट इन दोनों एक्सपेंडिचर को बिजनेस में बाद में हम लोग आगे जाकर के अभी देखेंगे कि एक इनको भी एक अलग अलग नाम, पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, जो हम लोग अकाउंटिंग करते समय ध्यान रखेंगे। अभी मैंने बोला कि एक्सपेंडिचर टू टाइप्स का है, एक्सपेंडिचर टू टाइप्स का है, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग नेचर का होता है। तो अब बात आती है रिकरिंग क्या है, नॉन रिकरिंग क्या है। नॉन रिकरिंग जो बार बार नहीं आता, जो खर्चे बार बार नहीं करने पड़ते, वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रिकरिंग, वैसे खर्चे जो बार बार करने पड़ते हैं, हो सकता है डेली करने पड़ते होंगे, हो सकता है दिन में 4 बार करने पड़ते होंगे, हो सकता है मंथ में 50 बार करने पड़ते होंगे, तो जो रिपीट किया जा रहा है। और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर कौन सा है? जो कभी 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल में वैसे खर्चे करने पड़ते हैं, उन एक्सपेंडिचर्स को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो नॉन रिकरिंग है, वो बार बार नहीं होगा। और एक फिर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बार बार होता है, डेली एक्टिविटीज में करते हैं। सपोज परचेज ऑफ समथिंग, दूसरा डिफरेंसेस क्या है? परचेज ऑफ समथिंग विच कैन बी यूज्ड बाय बिजनेस इन लॉन्ग रन। कुछ ऐसी चीजें परचेज की अगर की गई, आप जैसे अगर आप मार्केट से कुछ खरीद के आते हो तो आप क्या बोलते हो कि हमने एक्सपेंस किया, आज मेरा खर्च हो गया, है ना। तो कुछ भी आप खरीदते हो वो खर्च हो जाता है। पर मैं दो एग्जांपल बता रहा हूं, एक है मोबाइल फोन और एक है आपने मोबाइल फोन खरीद करके उसमें आपने प्रीपेड रिचार्ज करवाया। एक आपने मोबाइल फोन खरीदा, दूसरा आपने उसमें प्रीपेड रिचार्ज करवाया। तो सोचो जरा इन दोनों में कौन है कैपिटल एक्सपेंडिचर और कौन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक बात, पहला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए नॉन रिकरिंग होना चाहिए, मतलब बार बार वैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जिससे हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिले जिसे हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सके। तो दोनों में कौन सा हमारा ऐसा एक्सपेंस था? मोबाइल फोन जो हमने परचेज किया है उसके पीछे जो एक्सपेंस किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बार बार मोबाइल फोन नहीं खरीदेंगे और उसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और उसमें जो प्रीपेड रिचार्ज करवाया हमने, वो क्या था हमारे लिए? वो रिकरिंग है, हमें बार बार रिचार्ज करवाना पड़ेगा फोन को यूज करने के लिए, ठीक है। अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और क्या पार्ट है? फॉर कंडक्ट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। ये खर्चे बिजनेस के डेली एक्टिविटीज को करने के लिए किए जाते हैं। तो दिन में 5 बार भी हो सकता है, दिन में 1 बार भी हो सकता है, वीक में 1 बार भी हो सकता है, पर एक साल में कई बार करना पड़ेगा। ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डिफरेंस का पॉइंट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में इट विल गिव बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट देगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स बेनिफिट विल बी एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर। इससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। और डिफरेंस पॉइंट, इट इज शोन एज एन एसेट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अकाउंटिंग में एक खास नाम दिया गया है, एसेट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को किस नाम से जाना जाता है? एसेट अकाउंट से। नाउ एसेट भी क्या होता है? अब आप यहां पर कंफ्यूज होंगे कि एसेट क्या होता है। इस वर्ड को भी हम लोग अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जितनी सारी चीजें सोच सकते हैं जो आप फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ने जाएंगे और आपको दिखेगा और जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, उन सब बातों को मैं इस टॉपिक में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर को और किस नाम से जाना जाता है? एसेट अकाउंट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इट इज शोन एज एन एक्सपेंस अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सिर्फ एक नॉर्मल एक्सपेंस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट अकाउंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल एक्सपेंस अकाउंट।
अब जो बेसिक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स की बात थी वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। जो हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कवर किया, फिर हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस कवर किया, फिर हमने गोइंग कंसर्न कवर किया, जहां पर बिजनेस को ये अज्यूम किया जाता है कि वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करेगा फ्यूचर में। इसीलिए हम अपने खर्चों को दो तरीके के खर्चों में बांट देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट बोला गया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बोला गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगर किसी को भी यहां पर थोड़ा भी डाउट हुआ होगा, थोड़ा समझने में अगर मैं फास्ट गया हूं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को वापस से रिपीट पर देखिए यहां तक। अगर आपको ऐसा फील, अगर आपको समझ में आ गया है तो नो वरीज, आगे बढ़ सकते हैं यहां से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग करने के लिए। तो अगर आप इन सब को अच्छे से समझते हैं तो आपको अकाउंट्स में किसी भी प्रैक्टिकल सम को बनाने में इश्यूज नहीं आएगी, और इससे रिलेटेड आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो मेन एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग में मेरे इस कॉर्नरस्टोन टॉपिक के अकॉर्डिंगली 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है। 4 मेन एलिमेंट्स हैं अकाउंटिंग के, 4 मेन एलिमेंट्स हैं। आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने ये समझा, इन 4 एलिमेंट्स को समझ लिया, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप जब कभी भी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी घर पर बैठे हैं, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपने इन 4 एलिमेंट्स को समझना सीख लिया है और हर जगह आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं अपने आसपास, तो आपको अकाउंट्स में कभी भी लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं आने वाला। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसेट। उन 4 एलिमेंट्स में द फर्स्ट एलिमेंट इज एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट्स आर प्रॉपर्टी। एसेट क्या है? प्रॉपर्टी है। जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताया था ना कि मैं आपको एसेट एक्सप्लेन करूंगा, एक्सपेंस को एक्सप्लेन करूंगा, तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है और वो हमारे 4 एलिमेंट्स के अंदर आ रहा है। तो एसेट क्या? एसेट एक प्रॉपर्टी है। ये जो डेफिनेशन है आप अपने एग्जाम में अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसेट, तो आप वहां पे लिख सकते हैं। एसेट आर प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स ओन्ड बाय एन एंटिटी। एसेट कोई प्रॉपर्टी है या कोई लीगल राइट्स है जो वो एंटिटी, वो बिजनेस एंटिटी जिसे ओन करता है। तो हमारा जो बिजनेस एंटिटी है, अगर वो किसी प्रॉपर्टी को ओन करता है, मतलब उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है और हमारा बिजनेस उसका मालिक है, या उसने कोई लीगल राइट्स खरीद रखा है, टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड, और जिस प्रॉपर्टी से, जिस लीगल राइट से हम मनी वैल्यू को अटैच कर सकते हैं, तो वैसे प्रॉपर्टी और वैसे हर वो लीगल राइट्स जिसे हम मनी वैल्यू से अटैच कर सकते हैं, वो एसेट होता है। वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा? एसेट होगा। अभी हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी घबराइए मत, आपको पूरा समझ में आएगा ये। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज to get cash or a benefit in future। अदर वर्ड्स में से कैसे समझेंगे? कोई भी चीज, एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश। जो बिजनेस एंटरप्राइज को किस चीज में इनेबल करता है? कैश लेने में या बेनिफिट लेने में फ्यूचर में। तो हर वो चीज जिससे फ्यूचर में बिजनेस कैश ले सकता है या किसी दूसरे तरीके का बेनिफिट ले सकता है, वो सारी चीजें बिजनेस के लिए एसेट होती हैं। अब यहां पर मैंने ब्रैकेट में कुछ पार्ट लिख करके रखा है एसेट का। ये आप अपने एग्जाम्स में थ्योरी पोर्शन में कभी मत लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर लिख रखा है। तो ब्रैकेट वाला पार्ट ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, हर वो चीज जो बिजनेस का प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा, मैंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ही आपको पहले बताया था स्टार्ट करते समय कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। तो मैंने यहां पर हमें एसेट समझने के लिए, क्या चीज बिजनेस का एसेट है, उसके लिए क्या समझना पड़ेगा कि क्या वो चीज बिजनेस का प्रॉपर्टी है। तो कोई भी चीज, एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस
विच बिजनेस ओन्स, और जिसे हमारा बिजनेस ओन करता है, ओवर विच बिजनेस हैव अ राइट टू गेट बैक इन फ्यूचर, या फिर जिस भी चीज के ऊपर बिजनेस का ये राइट है कि फ्यूचर में वो उसे वापस मिल जाएगा। तीन बातें ध्यान रखिएगा। एनीथिंग विच इज प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, हर वो चीज जो बिजनेस का प्रॉपर्टी है, जिसे बिजनेस ओन करता है, मतलब जिस चीज का बिजनेस मालिक है, या फिर ऐसा कुछ चीज जो फ्यूचर में बिजनेस को वापस मिलेगा, है वो बिजनेस का पर अभी बिजनेस के पास में है नहीं, फ्यूचर में वो वापस मिल जाएगा, ऐसी सारी चीजें बिजनेस के लिए क्या होती हैं, इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। ऐसी सारी चीजें हमारे बिजनेस के लिए एसेट होंगी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं कि ऐसे क्या चीजें हैं जो बिजनेस के लिए एसेट होती है। आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लर्न भी करें इन सारे एग्जांपल्स को, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लर्न करे रहेंगे तो तुरंत से याद आ जाएगा, और उससे बेस्ट तरीका है कि आप इसे समझे, जो मैंने ऊपर आपको समझाया है एसेट के डेफिनेशन में। अगर आपने समझ लिया है तो आप ऐसा, अगर कोई नया वर्ड भी आपको मिलेगा तो आप उससे आप निकाल सकते हैं कि ये हमारा एसेट है या नहीं। पर आप मैंने कुछ रेगुलर वर्ड्स भी यहाँ पर रखे हैं, वो रेगुलर वर्ड्स जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं अपने पास अकाउंटिंग में। वो क्या है, एग्जाम्पल्स में आते हैं। लैंड या बिल्डिंग, बिजनेस के नाम पर अगर कोई लैंड है या बिल्डिंग है तो वो प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आ गया, बिजनेस उसे ओन करता है, इसका मतलब कि वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, कोई प्लांट है या कोई मशीनरी है, ये भी एसेट हो जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी एसेट होगा। लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को और किस नाम से जाना जाता है, स्टॉक। ब्रैकेट में जो मैंने जहां जहां पर भी ऐसा लिखा है, किसी भी वर्ड के बाद जस्ट ब्रैकेट देकर के कोई दूसरा वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उन दोनों को यूज किया जाता है एक दूसरे के बदले। तो इन्वेंट्रीज और स्टॉक वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। डेटर्स और सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लैंड एंड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, accrued income, prepaid and advance expenses, input GST, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, जिसे कि हम लोग सिर्फ बिजनेस का लॉस भी बोलते हैं, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मैंने क्यों दिया, क्योंकि ऐसे और हजारों वर्ड्स होते हैं, हजारों चीजें होती हैं जो बिजनेस के एसेट, पर यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे नाम दिए हैं जो रेगुलर बेसिस पर यूज किया जाता है। बट मैंने यहाँ पर आपको जितनी चीजें बताई हैं, यहाँ पर मैंने आपको जितने सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, और आई नो कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है, इसे क्या, ये क्या होता क्या है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग तो आपको समझ में आया होगा, आपको प्लांट एंड मशीनरी भी समझ में आया होगा, बट जैसे ही ये वर्ड मिला इन्वेंट्रीज तो आप कंफ्यूज होंगे। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता कि इन्वेंट्रीज क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, गुडविल क्या है, पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंस क्यों यहां पर आ रहा है। अगर एसेट की बात की जा रही है तो प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंस यहां पर क्यों आ रहा है, अगर एसेट की बात की जा रही है तो यहां पे इनकम क्यों आ रहा है। इन सब चीजों से रिलेटेड आप कंफ्यूज होंगे, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आप इसे लर्न कीजिए, इससे आप इनिशियल बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और फर्दर वीडियोस में मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं होगा, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज फॉरवर्ड मी योर क्वेरीज। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको दिखेगा इस वीडियो के अंदर, तो आप उस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो था एसेट्स की बात।
लाइबिलिटी क्या होती है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्या है? तो हमारे जो हम 4 मेन एलिमेंट्स पढ़ने वाले थे, यहाँ पे हम ये जो 4 मेन एलिमेंट्स पढ़ने वाले थे उसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट था एसेट, फिर है लाइबिलिटी। नाउ व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का ये जो डेफिनेशन है ये आप अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। लाइबिलिटी मींस द अमाउंट विच द एंटरप्राइज ओज ईदर टू द आउटसाइडर और टू द प्रोप्राइटर। ध्यान से सुनना, लाइबिलिटी मींस अमाउंट विच इंटरप्राइज ओज, मतलब इंटरप्राइज ने अगर कोई अमाउंट उधार रखा है, किससे उधार रखा है? कोई भी बाहर वाले से, आउटसाइडर से, या फिर किसी भी प्रोप्राइटर से। प्रोप्राइटर मतलब अगर ओनर का कुछ पैसा अगर बिजनेस के पास उधार पड़ा है, डेट्स की बात कर रहा हूं, ओज की बात कर रहा हूं, या फिर किसी आउटसाइडर से उधार पड़ा है, तो उस केस में हम लोग इसे क्या करेंगे? इसे हमें लाइबिलिटी कहेंगे। लाइबिलिटी मींस अमाउंट विच द एंटरप्राइज ओज, ओज मतलब उधार रखना, जिसको कि डेट वर्ड से भी बोला जाता है। तो वो अमाउंट जो इस इंटरप्राइज मतलब हमारे बिजनेस ने उधार रखा है, और किससे उधार रखा है? किसी बाहर वाले से कुछ उधार में लिया अगर, तो वो हमारे लिए, वो बाहर वाला पर्सन हमारे लिए क्या होगा? लाइबिलिटी। या प्रोप्राइटर से अगर कुछ ले रखा है उधार में, तो वो भी लाइबिलिटी। जैसे मैंने आपको कैपिटल बताया था सबसे फर्स्ट में, मैं ऊपर जा रहा हूं, वापस से आप यहां देखिएगा, कैपिटल, और कैपिटल को किस कैटेगरी में रखा है? लाइबिलिटी। नो, कैपिटल को मैंने आपको बताया क्या था? बिजनेसमैन जो पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर, इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल होता है। नो, कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। अब बिजनेसमैन ने अगर बिजनेस के अंदर कुछ पैसा लगाया है, इसका मतलब कि बिजनेस ने वो पैसा बिजनेसमैन से लिया है, उधार में लिया है, और इसीलिए वो हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है। इसीलिए वो हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है। इस बात पर ध्यान रखिएगा, बाहर वाले से अगर कुछ उधार ले रहा है, या खुद बिजनेसमैन से ही कुछ पैसे ले रखे हैं, वो सभी लाइबिलिटी होगी हमारे बिजनेस के लिए। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, हमारे बिजनेस के लिए क्या है? हमारे बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। और इसे अगर बहुत ही कॉमन टर्म में बोले, जिसे आप अपने एग्जाम्स में मत लिखना, थ्योरी में ऊपर वाला पार्ट लिख देना, पर अभी जो है वो मत लिखना। एनीथिंग विच क्रिएट ऑब्लिगेशन फॉर बिजनेस टू पे बैक इन फ्यूचर। हर वो चीज जो बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है कि फ्यूचर में इससे वापस करना पड़ेगा। हर वो चीज जो बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेगा कि इस चीज को फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा, और विच बिजनेस हैव टू पे बट डिड नॉट पेड येट, बिजनेस को पे करना है पर अभी तक पे नहीं किया है, इसका मतलब कि फ्यूचर में पे करेगा। वैसी सारी चीजें बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होंगी। वैसे सारी चीजें क्या होंगी? हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होंगी। तो अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में कि इसके क्या एग्जाम्पल है, कौन कौन सी चीजें हैं जो बिजनेस के लाइबिलिटी। कैपिटल एक वर्ड मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है, कैपिटल क्या होता है और क्यों वो लाइबिलिटी है बिजनेस के अंदर। बहुत लोगों को जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ भी रखा है, उन्हें ये नहीं पता होता है कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है। तो उसका मैं आपको बता दूं, और आप भी ध्यान रखना ताकि कोई आपसे ये ना पूछने बैठ जाए कि कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है, और अगर पूछ भी लिया तो आपके पास आंसर होगा। क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट है, और बिजनेसमैन ने जो भी पैसे लगाए बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस ने लिए हैं, मतलब कि बिजनेस वापस करेगा बाद में फ्यूचर में बिजनेसमैन को, इसीलिए वो लाइबिलिटी कैटेगरी में होता है। अगर बिजनेस ने लोन लिया, ये भी लाइबिलिटी है। डिवेंचर भी एक ऐसा वर्ड है जो लाइबिलिटी होता है, एक तरीके का ये भी लाइबिलिटी होता है, पर आई नो कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। डोंट बी कंफ्यूज, हम लोग बाद में इसे कवर करेंगे कि डिवेंचर होता क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरीके का लाइबिलिटी है। कैश क्रेडिट वर्ड जो है ये भी एक लाइबिलिटी है। रिजर्व्स, आउटपुट जीएसटी, क्रेडिटर्स, जिसको कि हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर भी बोलते हैं, बिल्स पेएबल, ये दोनों एक सिंगल वर्ड है। एडवांस और प्रीपेड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, लायबिलिटी के। तो ऐसे कोई भी वर्ड्स आपको दिखेंगे तो वो हमारे लिए क्या होंगे, वो हमारे लिए लायबिलिटी होंगे। तो हमने अपने 4 मेन एलिमेंट्स में से 2 कवर कर लिया, एसेट और लायबिलिटी। इसके बाद 2 और हमारा मेन एलिमेंट है, एक है एक्सपेंस। थर्ड एलिमेंट इज एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज एक्सपेंस? एनी एक्सपेंडिचर the full benefit of which is received during one accounting period is termed as revenue expenditure. हर वो एक्सपेंडिचर, हर वो खर्च जिसका पूरा बेनिफिट, फुल बेनिफिट कब रिसीव कर लिया गया है, उसी साल के अकाउंटिंग ईयर में, एक साल के अंदर रिसीव कर लिया गया है, तो उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताते हैं। और वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हमारा नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो वो तो एसेट कैटेगरी में हो जाता, वो एसेट बन जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम लोग नॉर्मल एक्सपेंस बोलते हैं बिजनेस का। अगर बहुत ही सिंपल वर्ड में समझने के लिए अगर मैं बोलूं तो एनीथिंग विच रिजल्ट इन लॉस फॉर द बिजनेस इज एक्सपेंस। हर वो चीज जो बिजनेस के लिए लॉस क्रिएट कर देता है, वो ऐसी सारी चीजें हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस कैटेगरी में होती हैं, उसे ही हम सिर्फ एक्सपेंस बोलते हैं। बाकी ऐसा कुछ अगर खरीद लिया जिससे लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया था, अगर लैंड खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, प्लांट खरीदोगे, मशीनरी खरीदोगे, तो वैसी सारी चीजें लंबे टाइम तक बेनिफिट देती हैं, तो वो हमारे एसेट बन जाती है। पर जिसका बेनिफिट एक साल में ही हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं और खत्म हो जाता है, जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर, वो एक्सपेंस होता है, मतलब वो हमारे लिए लॉस क्रिएट करता है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस जिसे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोलते हैं, टैक्सेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट और जिसे हम लोग डिस्काउंट डेबिट भी बोलते हैं, कमीशन पेड या फिर उसे कमीशन डेबिट भी बोलेंगे, डेप्रिसिएशन भी एक वर्ड होता है, बैड डेब्ट्स, एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, कैरियज इनवर्ड या फिर कैरियज आउटवर्ड, 2 वर्ड ऐसे होते हैं, कैरियज इनवर्ड होता है, कैरियज आउटवर्ड होता है, फ्रेट, परचेजेस। नो परचेजेस में देखिए यहां पर स्टार मार्क दिया हुआ है, और एक है सेल्स रिटर्न, यहां पर भी स्टार मार्क दिया हुआ है। परचेज को कभी कभी एसेट भी मान लिया जाता है या कभी एक्सपेंस भी माना जाता है। हम लोग अपने पास क्या मानेंगे, परचेजेस को हमेशा एक्सपेंस मानेंगे। मतलब अगर कुछ परचेज हुआ, स्पेसिफिकली क्या परचेज हुआ के कैटेगरी में देखेंगे, तो अगर गुड्स परचेज हुआ तो हम लोग उसे क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। फिर है सेल्स रिटर्न, सेल किया हुआ सामान अगर वापस आ गया तो उसे किस नाम से जानते हैं, सेल्स रिटर्न। इसे 2 तरीके से देखा जाता है, एक तो डिक्रीज ऑफ इनकम भी बोलते हैं इसे, और दूसरा इसे इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस भी मानते हैं, एक्सेट्रा। मतलब कि यही लास्ट नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, आप लोग इसे पढ़िएगा, लर्न करने का ट्राई कीजिएगा कि एक्सपेंस किस किस चीज को नॉर्मल केसेस में जनरली यही सारे वर्ड्स यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। पर इसके अलावा भी हो सकता है, आपको ऊपर में जो मैंने आपका डेफिनेशन बताया है उसके अकॉर्डिंगली आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या शो कर रहा है। इसके बाद हमारा फाइनल लास्ट मेन एलिमेंट पे आते हैं, वो है इनकम। इसका डेफिनेशन क्या है, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो प्रॉफिट कमाता है बिजनेस, वो उसका इनकम होता है। इन सिंपल वर्ड्स, एनीथिंग विच रिजल्ट्स इन प्रॉफिट और गेन फॉर द बिजनेस इज इनकम। हर वो चीज जो किस चीज में रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होगा, बिजनेस के लिए कुछ प्रॉफिट हुआ या कुछ गेन हुआ, वो सारी चीजें बिजनेस के लिए इनकम है। तो किसी भी चीज से बिजनेस को अगर कुछ प्रॉफिट हो जा रहा है या गेन हो जा रहा है तो वो उसके लिए इनकम है। जिसके एग्जांपल्स में देखते हैं, कमीशन रिसीव्ड है अगर, तो वो इनकम, जिसको कि हम लोग कमीशन क्रेडिट भी बोलते हैं। मतलब कमीशन मिला है बिजनेस को, जिसे हम लोग और किस नाम से बोलेंगे, कमीशन क्रेडिट। और यहां पर क्या है, कमीशन पेड, जिसको कि हमने बोला कमीशन डेबिट।
तो एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर एक डीआर वर्ड और सीआर वर्ड का यूज हुआ है। जैसे यहां पर देखिए कमीशन डेबिट में डीआर को शॉर्ट में बोला जाता है डेबिट, सॉरी डेबिट को शॉर्ट में बोला जाता है डीआर, और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, सीआर। ठीक है, सो अगर कभी भी कमीशन पे करेंगे तो मतलब हम लोग पे कर रहे हैं, हमारा खर्च हो रहा है, उसे कमीशन डेबिट भी बोल सकते हैं हम लोग, ये हमारा एक्सपेंस बन गया। पर अगर वही कमीशन रिसीव हुआ तो इनकम बन गया। डिस्काउंट डेबिट तो एक्सपेंस, डिस्काउंट क्रेडिट तो इनकम, डिस्काउंट अलाउड तो एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड तो इनकम, बैड डेट्स तो एक्सपेंस, बैड डेट्स रिकवर्ड तो फिर ये इनकम बन गया। सेल्स इनकम, अच्छा सेल्स रिटर्न, यहां देखिए ऊपर में दिया हुआ था सेल्स रिटर्न एक्सपेंस। परचेज को हमने एक्सपेंस बोला, पर यहां पर परचेज रिटर्न अगर है, परचेज किया हुआ सामान अगर वापस कर दिया तो वो इनकम बन गया। क्यों हो रहा है ऐसा, सबके बारे में डिटेल फर्दर वीडियोस में रहेंगे, या फिर जो फेस टू फेस क्लासेस करेंगे स्टूडेंट्स उनके लिए तो ऑब्वियसली वो होगा ही। एंड एनी अदर आइटम्स, इन सब के अलावा और कोई भी आइटम जो ऊपर में दिया हुआ है, ऊपर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस, वैसी कुछ भी है, अगर वैसी चीजें रिसीव हो रही हैं, जैसे ऊपर में सैलरी दिया हुआ था, एक वर्ड है सैलरी, सैलरी है, नॉर्मल सैलरी है या सैलरी पेड है तो एक्सपेंस, और अगर सैलरी रिसीव्ड रहा तो इनकम। तो ऊपर में दिए हुए सारी चीजों में अगर रिसीव्ड वर्ड है तो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, कम्स अंडर इनकम, वो इनकम कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब मेनली यहां से हमने 4 एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया। तो हमारे 4 मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो थे वो एसेट था, लायबिलिटी था, एक्सपेंस और इनकम, ये हमारे पास हमारे 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमने कवर किए। इसके अंदर मैंने आपको सीआर और डीआर वर्ड बताया, जिसको कि हम लोग, जिसका फुल फॉर्म होता है डेबिट और क्रेडिट।